रूस यूक्रेन महाजंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा या फिर यूक्रेन नेटो के हथियारों से रूस को तबाह कर डालेगा। पिछले 100 घंटे में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ऐसे हमले किए हैं जो अब तक 800 से ज्यादा दिन की जंग में देखे नहीं गए थे। उड़ा दिया S-400, पुतिन का 6 गुना बदला। लगभग 850 दिन की जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो यूक्रेन को रूस पूरी तरह से मार पा रहा है और ना ही नेटो यूक्रेन को रूस से जंग जिता पा रहा है। इन्हीं हालातों की वजह से अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां विनाश की सारी हदें पार की जा रही हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के 9 ओब्लास्ट यानी 9 प्रांतों पर अलग अलग तरह से हमले किए हैं। इधर नेटो खास तौर से अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेनी सेना ने रूस में बेहद अंदर घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा दावा यही है कि उसने क्राइमिया में रूस के सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल सिस्टम S-400 को तबाह कर डाला है। जरा देखिए यूक्रेन क्या दावा कर रहा है। इस एनिमेशन को जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, इसके जरिए आप समझेंगे जहां रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के बेलबेक में यूक्रेन ATACMS रॉकेट से उसने यहां पर हमला किया। यूक्रेनी सेना का इसी के साथ दावा है कि क्राइमिया के बेलबेक में रूसी S-400 एयर डिफेंस तैनात था, जिस पर यूक्रेन ने इससे यानी कि ATACMS से रॉकेट से हमला कर दिया। बेहद खौफनाक यह हमला बताया गया, जिसमें यूक्रेन ने ATACMS रॉकेट से 3 तरफ से यानी कि जो 3 तरफा है वहां से यह हमला किया। और हैरानी की बात दरअसल यह है कि यह हमले जो हैं मिसाइल की तरह क्षमता रखने वाले इन अमेरिकी रॉकेट्स को S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह भी नहीं कर पाया है, बल्कि खुद CMS जो रॉकेट है उसके हमलों का यह खुद शिकार हो गया। यूक्रेन इसे रूस पर बहुत बड़ी जीत यहां पर बता रहा है, क्योंकि रूस का S-400 सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसे तबाह करने का बहुत बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन भी इस हमले से बुरी तरह से बौखला गए हैं। ये रूसी सेना के मुंह पर जोरदार तमाचा है। यूक्रेन के इस घातक हमले से साबित हो गया है कि यूक्रेन अब खुलकर नेटो के हथियारों से रूस के सबसे खुफिया और ताकतवर हथियारों और अड्डों को बेहिचक निशाना बना रहा है। ये वाकई में रूस के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। Ukraine has the right for self-defense, and the right of self-defense includes also striking legitimate military targets on the territory of the aggressor, Russia. If they were not able to do so, then we would actually ask them to try to defend themselves. रौंद डाला यूक्रेन, नाटो ने भेजे हथियार। हम आपको यह भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए कि रूस ने 10 से 12 जून के बीच कहां-कहां हमले किए। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के 13 हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़पोरिज़िया, पोल्टावा, खार्किव, वेन्स्तिया पर बड़े हमले हुए हैं।
यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपरमार्केट्स को निशाना बनाया गया है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन को कहना पड़ा है कि रूस ने खून खराबे की सारी हदें पार कर दी हैं। रूस ने अपने ताजा हमलों में यूक्रेन के 9 ओब्लास्ट यानी प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले किए हैं। नीप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट के किवी रेश शहर के रिहायशी इलाकों पर रूस ने हमला किया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक इस रूसी हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 32 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। Чесно сприймати реальність. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по нам, по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру, бо це ключова перевага Путіна. रूस ने 10 मई से खार्किव में हमले तेज किए हुए हैं। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और पश्चिमी देशों से उनके दिए गए हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी मांगी थी। फिर 31 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। पश्चिमी देशों के हथियारों से अब यूक्रेनी सेना रूसी सेना को अपनी सीमा से पीछे धकेलने में लगी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को अपने शक्तिशाली लड़ाकू विमान मिराज देने की घोषणा कर दी है। नाटो भी 800 दिन से ज्यादा की जंग के बाद अब थकने लगा है। Надачі дозволу використання зброї по Російській Федерації менше почали застосовувати ракети С-300, С-400 по місту, по цивільним, ну а також по нашим позиціям. І суттєво змінилася ситуація з логістикою нашого агресора. हारते और हाँफते यूक्रेन को नाटो से वो घातक हथियार मिले हैं जिसकी वजह से रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर यूक्रेनी सेना सीधा हमला कर रही है। रूस का एयर डिफेंस, रूस के फाइटर जेट, रूस के मिसाइल सिस्टम, रूस के टैंक, तोप ब्रिगेड, रूस की स्पेशल फोर्स, सभी पर यूक्रेनी सेना नाटो के हथियारों से क्रूर हमले कर रही है। अगर पिछले यूक्रेनी हमलों पर नजर डाली जाए तो रूस ने यूक्रेन को बहुत तगड़ा झटका दिया है। जरा देखिए कैसे। रूस के आधुनिक और घातक हथियारों को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। 11 जून 2024 को यूक्रेन ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम से रूस के S-400 एयर डिफेंस को तबाह किया। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को यूक्रेन ने अमेरिकी M39A1 अटैकम्स से उड़ाया। यूक्रेन के दावों के मुताबिक अमेरिकी रॉकेट सिस्टम में ग्रेनेड के आकार के हजारों बॉम्बलेट थे, जिन्होंने S-400 सिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के इस मिसाइल हमले में एक S-300 सिस्टम भी तबाह हुआ है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक कम से कम 10 अटैकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल S-400 को तबाह करने में किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस का S-400 सिस्टम एक भी अटैकम्स मिसाइल को नहीं मार पाया। इसी तरह से इससे पहले 8 जून 2024 को यूक्रेनी ड्रोन में लगी मिसाइलों के जरिए रूस के सबसे आधुनिक और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को मारा गया। यूक्रेन ने रूस में 600 किलोमीटर अंदर घुसकर Su-57 जेट को आस्त्रखान एयरबेस पर तबाह किया था। Мы поставляем оружие. Мы пока не поставляем, пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера. यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक S-300 और S-400 के एक रेडार को भी नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने 3 तरफ से रूसी ठिकाने पर हमला किया। एक तरफ से रूस का बेलबेक रूस के लिए जाल बन गया है।
रूस अब तक 2 S-400 कमांड पोस्ट, 4 रेडार और 16 लॉन्चर यूक्रेनी हमले में गंवा चुका है। S-400 को एंटी मिसाइल क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन यह अमेरिकी रॉकेट के सामने फेल साबित हो रहा है। हालांकि रूस को हराना नाटो और यूक्रेन के लिए भी नामुमकिन साबित होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरा साल शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नाटो के तमाम देशों की बेशुमार सैन्य ताकत भी रूसी सेना को रोक नहीं पाई है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन का भयानक गुस्सा और फौजी ताकत ने साबित कर दिया है कि रूस को हराना लगभग असंभव है। इजराइल पर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हो रहे हमले में हिजबुल्लाह फाइटर ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बीच हमास ने इजरायली बंधकों के सिर में गोली मारने का ऑर्डर दिया है। इजराइल का हमास से युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों से इजराइल की जंग जारी है। अब क्या अगला नंबर जॉर्डन से आर पार की लड़ाई का है? जितना बारूद गाजा और रफा को खंडहर बना चुका है, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक जंग के आसार बन रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह से बड़ी सैन्य शक्ति अब इजराइल के खिलाफ भड़क गई है। ये देश है जॉर्डन, जिसने इजराइल को सीधे वार्निंग दी है। वार्निंग ये कि इजराइल पवित्र अल अक्सा परिसर में घुसपैठ पर रोक लगाए। जॉर्डन अल अक्सा परिसर में इजरायलियों को बसाने की कवायद को भड़काऊ और इसकी पवित्रता का उल्लंघन बताया है। अल अक्सा का विवाद ही फिलिस्तीन और इजराइल की दुश्मनी की वजहों में से एक है। वहीं गाजा युद्ध में हमास ने खौफनाक ऐलान कर इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हमास ने जिन इजरायली बंधकों को अपनी कैद में रखा है, अब उनकी मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हमास ने इजरायली बंधकों के सिर पर बांधी बारूदी बेल्ट। आईडीएफ फोर्स आगे बढ़ी तो सिनवार दबाएगा ट्रिगर। नेतन्याहू के जंगी जेट बनेंगे उड़ता ताबूत। हिजबुल्लाह हमास का ज्वाइंट अटैक अब शुरू। हमास युद्ध सबसे विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। जहां हमले की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, वहां विध्वंसक हथियारों की मार अंधाधुंध हो रही है, जिसके बाद बारूदी बैटल में हमास को फुल बैकअप भी मिलने लगा है। ये बैकअप दे रहे हैं लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, जिन्होंने इजराइल पर एक दो नहीं 250 से ज्यादा रॉकेटों की बौछार कर धुआं करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह लड़ाके अपने टॉप कमांडर की मौत का इंतकाम लेने के लिए इजराइल से आर पार के युद्ध के मूड में हैं। इजराइल भी युद्ध में जंगी जेट के साथ उतर आया है। हिजबुल्लाह पर पलटवार के लिए इजराइल ने 8 जंगी जेट का आसमानी बेड़ा उड़ाया है। यानी एक तरफ इजराइल है तो दूसरे खेमे में हमास और हिजबुल्लाह डबल अटैक शुरू कर चुके हैं, जिससे इजराइल को एक वक्त में 2 फ्रंट पर जोर लगाना पड़ रहा है। साथ ही इजराइल को रफा और गाजा फ्रंट पर भी जोरदार टक्कर मिल रही है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास 10 लाख रॉकेट और मिसाइलों का बारूदी गोदाम है। ईरान के कुद्स फोर्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि लेबनान ने हिजबुल्लाह फाइटर्स के गोदाम में 10 लाख से ज्यादा गाइडेड मिसाइल, कत्यूशा रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों का भंडार है।
कुद्स फोर्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लेबनान फ्रंट से इजराइल पर हमले शुरू हुए तो पूरा देश गवाह हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला फाइटर इजराइल की पावर सप्लाई को मिसाइल धमाके से ध्वस्त करने का मंसूबा बनाकर बैठा है। हिजबुल्ला लड़ाकों को इजराइल हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि ये लड़ाकों की कोई छोटी मोटी फौज पर नहीं। लेबनान में हिजबुल्ला की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेबनान में हिजबुल्ला के पास 20,000 ट्रेंड लड़ाके हैं, जिनके पास दुनिया के सभी आधुनिक हथियार हैं। हिजबुल्ला गुट में करीब 30,000 लड़ाके रिजर्व में भी रहते हैं, जिन्हें जंग के वक्त जरूरत पड़ने पर कभी भी मोर्चे पर बुलाया जाता है। Whether through diplomatic efforts or otherwise, Israel will restore security on our northern border. Israel will respond with force to all aggressions by Hezbollah. Lebanon and Hezbollah, under the guidance of Iran, bear full responsibility to the deterioration of the security situation in the north. हिजबुल्ला लड़ाके हमास के आत्मघाती हमलावरों जितने ही क्रूर और आक्रामक हमले के लिए कुख्यात हैं, इनके जिस टॉप कमांडर को मिसाइल स्ट्राइक में ढेर किया है, उसकी मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला किसी भी हद तक जा सकता है। बुधवार को इजरायली सेना ने साफ किया कि उनकी स्ट्राइक में हिजबुल्ला का टॉप कमांडर अब्दुल्ला तालेब मारा गया है। अब्दुल्ला तालेब को इजरायल ने दक्षिण पूर्वी लेबनान में उसके ठिकाने पर मिसाइल हमले में ढेर किया है। अब्दुल्ला तालेब को हज अबू तालेब के भी नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला तालेब हिजबुल्ला की लितानी नदी डिवीजन का कमांडर था। इजरायली सैन्य बल ने अब्दुल्ला के साथ 3 और कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायल से मिले झटके ने हिजबुल्ला लड़ाकों को भड़का दिया, जिससे इजरायल में बड़े हमले का अलर्ट है। वहीं हमास की तरफ से लड़ाकों को सीधा ऑर्डर दे दिया गया है कि अब इजरायल की फोर्स को देखते ही बंधकों को सिर में गोली मार दी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नुसीरत कैंप में इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के बाद हमास ने अपने लड़ाकों को आदेश दे दिया है कि आईडीएफ के ऑपरेशन की जद में आने पर बंधकों के सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार देना है। इसकी वजह ये बताई गई है कि इजरायल ने 8 जून को हमास की कैद से अपने 4 नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया था। इजरायल के ऑपरेशन में 270 से ज्यादा की मौत हुई थी। हमास ने दावा किया था कि हमले में 3 बंधकों की भी मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के इंटेलिजेंस और मिलिट्री की टीम लगातार ड्रोन, सैटेलाइट और दूसरे तरीकों से गाजा के बंधकों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। इजरायल अब तक अपने 7 बंधकों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहा है। दूसरी तरफ हमास ने अब बंधकों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है जहां उन्हें ढूंढ पाना लगभग मुश्किल होगा, क्योंकि बंधकों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है, जिससे इजरायली सैनिक उन तक पहुंच ना सके। हालांकि इजरायली फोर्स अटैक मोड में है। रफा और गाजा के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे आईडीएफ सोल्जर हमास लड़ाकों का सफाया करते हुए बंधकों की रिहाई का ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि यूएनएससी में इजरायल पर जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर 8 महीने से चल रही जंग में हमास के भी हौसले पस्त होते जा रहे हैं। हमास ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्लान मानने की हामी भर दी है। हमास इजरायल के साथ परमानेंट गाजा सीज फायर की भी गुहार लगा रहा है। यूएनएससी में इजरायल हमास जंग रोकने का प्रस्ताव 10 जून को ही पास हो गया था। अमेरिका के पेश किए गए प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल में 3 फेज में जंग खत्म करने की बात कही गई है, जिसमें पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास के कैद में मौजूद कुछ इजरायली बंधक और इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात कही गई है। इसके बाद दूसरे फेज में जंग को पूरी तरह से रोककर बाकी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। आखिरी फेज में गाजा पट्टी को फिर से बसाने का जिक्र है। प्रेसिडेंट बाइडेन दावा कर चुके हैं कि इजरायल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन नेतन्याहू युद्ध खत्म करने के मूड में कतई नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव के केवल कुछ हिस्से पर सहमति जताई है। नेतन्याहू ने ऐलान कर रखा है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी गाजा युद्ध के और विनाशकारी होने की भविष्यवाणी कर दी है। ब्लिंकन ने दावा किया कि हमास ने युद्ध विराम की शर्तों में बदलाव किया है, जिसमें कुछ शर्तें मानना मुश्किल है, यानी जंग जारी रहेगी और जोरदार भी होगी।